अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रिक्नीन को देखें तो उसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस में स्ट्रिक्नीन मतलब पहले तो ये है कि इसका सिनोनिम है नक्स वोमिका। फ़िज़िकल अपीयरेंस में स्ट्रिक्नीन एक ट्री से मिलता है वजह स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है और इसका टेस्ट बटर होता है और सिग्निफिकेंटली ये सीड्स से मिल रहा होता है जो कि डिस्क शेप्ड होते हैं, सेंटर से डिप्रेस होते हैं और येलोइश ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं। ब्रूसीन स्ट्रिक्नीन से कम पॉइजनस होता है और ये बाक वुड या लीफ से मिलता है। लोगेनिन भी कम पॉइजनस होता है और ये सीड्स के अंदर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यूजेस पर आएँ तो इसमें बंदे की हालत ये हो जाती है जिसने लिया होता है कि उसका खाने का भी दिल नहीं करेगा और शदीद किस्म का उसका डायरिया हुआ होगा, यानी परगेटिव के तौर पर एक्ट कर रहा है। एपेटाइट्स प्रेजेंट है और नर्व टॉनिक भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जब किसी का खाने का दिल नहीं कर रहा और डायरिया भी उसे हुआ हुआ है तो ऑब्वियसली डेथ की तरफ मूव करेगा ना पर्सन। तो रोडेंटिसाइड्स और किलिंग स्ट्रे डॉग्स इस तरह से याद रख लेना है। डॉग बटन इसलिए से कह रहे होते हैं। बिसाइड ऑल दीज यूजेस एफ्रोडीजियाक के तौर पर भी यूज़ हो रहा होता है। दैट इज़ इट इज़ स्ट्रेंथनिंग द सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्सन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर आए तो ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो बेसिक इसका साइट ऑफ एक्शन होते हैं। वहाँ पर ग्लाइसिन को इनहिबिट करना होता है उसके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, स्पेशली इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो नॉर्मल इनहिबिशन हो रही थी मोटर सेल्स की उसको वो ब्लॉक हो जाएगी, नॉर्मल इनहिबिशन। फेटल डोज एक क्रश सीट होता है या 15 से 30 mg होते हैं। फेटल पीरियड रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस की वजह से डेथ हो रही होती है स्पैज़म की वजह से, तो 1 to 2 आवर्स में डेथ हो जाती है। अगर तो सीड अगर खाया है किसी ने और टूटा मतलब अनब्रोकन था, उसके अंदर वाला कंटेंट बाहर नहीं आया तो मसले की बात ही नहीं है। लेकिन अगर तो ब्रोकन या क्रश सीड था तो 15 मिनट से 1 घंटे की मार है, इसने बहुत अच्छा एफिशिएंटली काम करना है। तो 15 मिनट से 1 घंटे तक कि में पॉइज़न के सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें माउथ में ये सिम्टम होता है कि बियर टेस्ट होता है, कि बिटर टेस्ट होता है और इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल रेस्टलेसनेस होती है। फिर मसल्स पे आ जाते हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं, उनके अंदर पहले क्लोनिक और फिर टोनिक कंट्रैक्शन होती है। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों इफेक्ट होते हैं। पहले ये फेस और नेक से स्टार्ट होता है और उसके बाद आर्म्स और लेग्स पर चला जाता है। करेक्टरिस्टिक इसके जो कन्वर्जन वाले फीचर्स होते हैं वो देखते हैं तो उसके अंदर ऑपिस्थोटोनस मौजूद होता है, यानी पर्सन का सिर्फ सर और हील्स बेड के साथ अटैच होगी, बेड के साथ लगी हुई होगी, बाकी ये इस तरह आर्ट की फॉर्म में मौजूद होगा। उसके बाद एम्प्रोस्थोटोनस, इसमें बिल्कुल इससे ऊपर उल्टा होता है, आर्क इस तरह से बन रही होती है। प्लूरोस्थोटोनस के अंदर आर्क पर्सन के साइड वेज में कर्व होती है, यानी अगर ये खड़ा हुआ तो इस तरह से कर्व हो सकती है या इस तरह से कर्व हो सकती है। और ट्रिस्मस बेसिकली मैस्टिकेशन के मसल्स का पैरालिसिस होता है जिसकी वजह से लॉक जॉ हो जाता है। स्माइल ऑफ डेथ जिसे राइसिस सार्डोनिकस कहते हैं वो हो जाती है। इसमें बेसिकली इधर आ जाते हैं, ये है राइसिस सार्डोनिकस। इसमें माउथ हम देखें तो वो वाइड है, एंगल्स ऑफ माउथ भी वाइड हैं, एंगल्स ऑफ माउथ अपार्ट हैं एक दूसरे से और क्रीजेस मौजूद हैं आईलेट्स के गिर्द। और ये बाकी ओपिस्थोटोनस पोस्चर है। अब हम दुआ करते हैं हमें वो सफ़ा मिल जाए जहाँ पर हम थे। यस, ओके। तो इसमें क्या है कि चेस्ट में मसला क्या होगा, अब हम हेडिंग्स में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या मसला आ रहा है। मसले रिगार्डिंग टू द कन्वल्सिव फीचर्स। चेस्ट के अंदर ब्रीदिंग नहीं हो सकती क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स भी फिक्स हो जाएंगे, चेस्ट फिक्स हुई होगी और रेस्पिरेटरी मसल का स्पाज्म हुआ होगा तो साइनोसिस अपेयर हो जाएगा। आई प्रोमिनेंट होंगी और पीपल डायलेटेड होंगे। माउथ पर ब्लड स्टेन्ड फ्रॉथ मौजूद होगी। और ये वाला अटैक के अंदर ये सारी फीचर्स आ रहे होते हैं। ये अटैक के बाद फिर एक स्टेज आती है बिटवीन द अटैक वाले स्टेज, उसमें पर्सन नॉर्मल होता है, एग्जॉस्टेड होता है, कोल्ड प्रिस्पिरेशन और पीपल आर कंट्रैक्टेड। उसके बाद फिर दोबारा पॉइजन लिया, सबसे पहले अटैक हुआ, फिर उसके बाद बिटवीन द अटैक वाली स्टेट आई, फिर 15 मिनट बाद दोबारा अटैक हो गया। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि अटैक को स्टिमुलेट करती हैं, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल या कोई भी अदर स्टिमुलस अगर आपने दे दिया तो उसकी वजह से अटैक किक स्टार्ट हो जाता है। और जिस तरह अटैक नंबर ऑफ अटैक बढ़ता जाता है, मतलब इट्स द फिफ्थ अटैक वुड बी मोर सिवियर देन द थर्ड अटैक। ठीक है, ओके। पेशेंट कॉन्शियस होता है, उसे पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है एंड डेथ होती है बिकॉज ऑफ द स्पैज्म ऑफ रेस्पिरेटरी मसल या लेरेंजियल मसल्स के स्पैज्म की वजह से या फिर रिपीटेड स्पैज्म की वजह से मसल ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मेडलरी पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू हाइपोक्सिया क्योंकि लंग ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे। रीनल फेलियर हो जाएगा रेब्डोलाइसिस की वजह से, रेब्डोमायोलाइसिस की वजह से। और हाइपरथर्मिया होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है बाय जनरलाइज मसल कंट्रैक्शन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर टेटनस, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया और मेटाबॉलिक कॉजेज ऑफ सीजर्स आ जाते हैं। इसमें स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग के अंदर पॉइजनिंग की हिस्ट्री होगी, सडनली इसका ऑनसेट होता है, इसके अंदर जनरलाइज कन्वल्गेंस प्रेजेंट होती हैं, चेस्ट फिक्स होती है और
बिटवीन द अटैक्स से कंप्लीट रिलैक्सेशन की फ़ेज़ होती है और डेथ फ्यू आवर्स के अंदर हो जाती है। केमिकल एनालिसिस में पॉइजन मिलेगा, जबकि इधर आए तो यहाँ पर इंजरी होगी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और सिर्फ लॉक जा होगा, जनरलाइज कन्वेलियन नहीं होती। और इसके दरमियान चेस्ट फिक्स नहीं होगी टेटनस में, और स्पैज़म्स के दरमियान रिलैक्सेशन नहीं मौजूद होगी और डेथ डिलेड होती है। और ऑब्वियसली पॉइजन की हिस्ट्री तो नहीं मिलेगी ना टेटनस के पेशेंट में। डायग्नोसिस में आए तो वहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का पूछ लेना, आपने स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो उस बंदे ने चीज़ खाई हुई है ना, अक्सर लोग डब्बी साथ ले आते हैं कि भाई इसमें से इसने कुछ खा लिया है, तो डोर्सल लिम्फ सैक ऑफ द फ्रॉग के अंदर उसको इंजेक्ट करके देखना है। अगर तो टेक्निकल वेलियंस अपेयर होने लग जाती हैं फ्यू मिनट्स के अंदर, तो जनाब आपको शक पड़ जाएगा स्ट्रिक्नीन है। फिर और क्या कर सकते हैं कि लाइट सा उसको फ्रॉग को टच करके देखेंगे तो कन्वेलियंस फर्दर स्टार्ट हो जाएंगी। किक स्टार्ट करता है इन स्टिमुलस की वजह से, कन्वेलियंस फर्दर किक स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो इन पेशेंट्स को डार्क रूम में रखते हैं ताकि ऐसी कोई स्टिमुलस जो है वो हालत मोर ख़राब ना करे। और एयरवे को मेंटेन करना होता है, ऑक्सीजन थेरेपी अगर चाहिए वो दे देते हैं। अच्छा, स्पैज़म बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं तो डायज़ेपैम देना होता है इंस्टेड ऑफ, मतलब प्रेफर करना होता है इंस्टेड ऑफ बारबिटूरेट्स, क्योंकि वो लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा रहे होते हैं। फिर एमएसएस या गैस्ट्रिक लेवाज, और इसकी तरफ तभी जाते हैं जब आपने कन्वेलियंस को ट्रीट कर लिया। क्विक एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं अगर स्पैज़म बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। स्टमक वॉश किया जा सकता है कि एमिनोफोरेटेनिक एसिड से। इससे ये होता है कि जो अल्कोलॉइड्स वगैरह होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। फिर एक्टिवेटेड चारकोल भी एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि सारा जो पॉइजन वगैरह विद पड़ा हुआ है अब्जॉर्ब हो जाए। डायूरेसिस भी, ताकि एक्सक्रीशन हो जाए सारे पॉइजन की। एंटीडोट अगर देखें तो सोडियम अमाइटल 500 to 750 mg IV एक्ट करते हैं एंटीडोट के तौर पर। एंड बिसाइड्स दैट फिनोबार्बिटून सोडियम, ये 2 बारबिटूरेट्स हैं जो कि एंटीडोट के तौर पर एक्ट करते हैं और इनको फिर रिपीट भी करना पड़ सकता है अगर कंडीशन बेहतर नहीं हो रही। उसके बाद फिर एवर्टन एनेस्थीसिया, ये भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। पर रेक्टम मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है क्योंकि मसल स्पैज़म के अंदर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर तो पेशेंट पहले 24 घंटे आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द, जब पॉइजन के बाद कर जाता है सर्वाइव, तो यानी वो बच जाएगा, काफ़ी चांसेस हैं। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में इस तरह के अपेयरेंस होते हैं जैसे एस्फिक्सिया के केस में होते हैं। राइगर मॉर्टिस जल्दी सेट इन हो जाता है और फिर जल्दी चला भी जाता है। पोस्टमार्टम कैलेरोसिटी प्रेजेंट होती है क्योंकि हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। मसल्स क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कंट्रैक्शन की स्टेज में होते हैं। और सीड्स आपको उसके स्टमक से मिल सकते हैं। रप्चर ऑफ मसल्स भी मौजूद हो सकता है। हेमरेजेस पाए जाते हैं अंडर द सिरोजा ऑफ द स्टमक। और ये बॉडी जो होती है पुट्रीफैक्शन को रेजिस्ट कर रही होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी केमिकल एनालिसिस के लिए भेजने हैं एग्जामिनर को। अगर तो स्ट्रिक्निन नहीं मिल रहा बॉडी से तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग नहीं हुई, क्योंकि ये एक्सक्रीड हो जाती है बॉडी से अगर बहुत स्मॉल डोज के अंदर ली हो। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में एक्सीडेंटली इसकी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एफ्रोडीजिया के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। बच्चों से दूर रखना होता है, बच्चे ऐसी कोई चीज़ मुँह में डाल लेते हैं। होमोसिडल में अल्कोहल वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा होता है। सुइसाइडल रेयर होते हैं, उनकी काफ़ी पेनफुल डेथ होती है। कैटल पॉइजन के तौर पर यूज़ करते हैं रोडेंटिसाइड के और एरो पॉइजन्स